हेलो एवरीवन। ट्रू आइस में आप सभी का स्वागत है। हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इमरजेंसी के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, व्हाट आर द वेरियस कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड्स जो कि भारत की पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिले आज तक। वन रीजन इज डैट बड़े सारे अलग अलग व्यूज थे उस टाइम पर, राइटर्स के, जर्नलिस्ट के, लीडर्स के, अपोजिशन के, कांग्रेस की साइड से जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी के, सबके अलग अलग व्यूज थे कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की जरूरत ही क्या थी, नीड क्या थी। इस चीज के ऊपर भयंकर लेवल पे कंट्रोवर्सी मची। अनदर रीजन इज डैट यूजिंग द पावर जो कि संविधान के अंदर गिवन है, गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक मशीनरी को, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को पूरी तरीके से सस्पेंड ही कर दिया और सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। क्या हुआ, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो एक कमीशन बनी, एक कमीशन का गठन करा गया। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करी कि इमरजेंसी को लगाना कितना ठीक था, कितना गलत था। कमीशन का नाम था दोस्तों शाह कमीशन। शाह कमीशन ने फाइंड आउट करा कि देखो, इमरजेंसी के टाइम पर सरकार के द्वारा बड़े सारे एक्सेसेस कमिट करे गए, यानी कि अपनी पावर्स को जो कि संविधान के अंदर गिवन है, इसको एक तो ओवर यूज करा गया और दूसरा मिसयूज करा गया। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट and institutions of the government including bureaucracy and judiciary, इनको पपेट बनाया गया। हम पूरी की पूरी तरीके से देखेंगे कि शाह कमीशन की इंक्वायरी में क्या क्या आरोप लगे सरकार के ऊपर। ठीक है, फाइनली देयर आर डिफरेंट असेसमेंट्स ऑफ व्हाट द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी आर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, की इमरजेंसी से हमें क्या लेसन देखने को मिलते हैं और फिर इन लेसन्स को ठीक कैसे करा। क्या मतलब, राइटर आपको ये बोल रहा है कि आने वाले पेजेस के अंदर आप ये सब देखोगे। सबसे पहले शाह कमीशन जो है उसका गठन हुआ, ठीक है, लेकिन शाह कमीशन का गठन जो होगा वो अभी बाद में होगा। पहले सबसे पहले और टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपली एक वर्ड मेंशन कर रखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमरजेंसी जब से मैंने टॉपिक डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जब से मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर, जब हम इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के ऊपर बात कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने, उनकी सरकार ने आर्टिकल 352 के अंतर्गत इस वर्ड को यूज करा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि दिस वॉज द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। 1975 से पहले इमरजेंसी इस ग्राउंड पे कभी प्रोक्लेम करी नहीं गई थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आर्टिकल 352 का यूज तो हुआ है, एक्सटर्नल थ्रेट वाले पे यूज हुआ है जब हमारे वॉर हुए हैं, इंडो पाक वॉर ऑफ 1948, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971, यूज हुए हैं आर्टिकल 352। लेकिन उसके दो पहलू होते हैं, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट के मुद्दे पर यूज हुए हैं। आर्टिकल 352 वैसे यही होता है कि इमरजेंसी लगेगी जनरली वॉर के लिए, लेकिन दूसरा जो उसका क्लॉज था इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला, इसको पहली बार यूज करा गया 1975 से पहले। 26 जून 1975 से पहले कभी इसको हमारे देश में यूज नहीं करा गया था। जो पब्लिक प्रोटेस्ट, एजिटेशन वगैरह थे वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इस टाइम पर हो रहे थे। क्या ये रीजन इनफ था इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए? इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, कि दो लोग अगर बैठ गए, ट्रैफिक जैम अगर हो गया, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होने लग गई, पत्थरबाजी होने लग गई, एक गली मोहल्ले में धर्म को लेकर लड़ाई होने लग गई, मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई होने लग गई, क्या ये इकलौता रीजन बनेगा कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाए, पूरे राज्य में इमरजेंसी लगा दी जाए? या चलो मान लो उस गली के अंदर भी जहां पर दंगे हो रहे हैं तो इमरजेंसी लगा दी जाए, और इमरजेंसी लगाने के बाद इतने सारे राइट्स को जो आपने सस्पेंड कर दिया, मौलिक अधिकार छीन लिए, कोर्ट नहीं जा सकता पर्सन, आर्टिकल 32 का यूज नहीं कर सकता, आर्टिकल 226 का यूज नहीं कर सकता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पूरी की पूरी तरीके से भंग हो गई, कोई रिट नहीं यूज करी जा सकती, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, सर्शियरी प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये सारी की सारी चीजें भंग हो गई। आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज कर सकते हो, शक के बुनियाद पर किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकते हो। ये सब क्या है?
सिर्फ एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के मुद्दे पर, जो मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल गया, मतलब दिस क्रिएटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक क्विक प्रेशर उसने क्रिएट करा होगा आपके दिमाग पर, सुनने वालों के लिए, आपके लिए बोल रहा हूं मैं ये, फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स। लेकिन यही चीजें, यही असमंजस लोगों के दिमाग में थी, विरोधी दलों के क्या कहते हैं निगाहों में थी, कि ये क्या है भाई, एक ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड को इतनी सारी एक पूरी चेन बना डाली। गवर्नमेंट का यह आर्ग्यूमेंट था दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि लोकतंत्र में जो विरोधी दल, जो पार्टीज हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज कैसे चलानी है सरकार को, वो ना सिखाएं। तो हमने जो लगाई है इमरजेंसी, भाई हम पावर में थे, हम कर सकते हैं। अकड़ देखो, मतलब अभी अकड़ खत्म करेगी इसकी शाह कमीशन, रुक जाओ। इट फेल्ट दैट फ्रीक्वेंट रिकोर्स टू एजुटेशन, कि बार बार सरकार का ये बोलना था कि हम तो सरकार आराम से चला रहे थे, जब अपोजिशन पार्टीज बार बार, हमारी सरकार नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक आर्ग्यूमेंट पेश करी थी कि कोई भी सरकार हो, बार बार अगर कोई प्रोटेस्ट करता रहे, एजुटेशन करता रहे, धरना प्रदर्शन करता रहे, विरोध प्रदर्शन करता रहे, सड़कों पे उतरकर लोग आते रहे, दिल्ली में आ रहे जंतर मंतर, पार्लियामेंट के बाहर रैलियां लग रही हैं, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है डेमोक्रेसी का, ऐसा सरकार का बोलना था। जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी जी के, ठीक है, उनका यह भी मानना था कि डेमोक्रेसी के अंदर आप, यू कैनॉट कॉन्टिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, कि आप हमेशा सरकार को टारगेट करते रहो, आप सरकार को प्यार से काम ही नहीं करने दे रहे हो। सरकार बहुत कुछ डिसीजन, निर्णय लेना चाह रही है, आपको लग रहा है क्विक डिसीजन, अगर इतने ही काबिल थे तो पार्टी में जीत जाते इलेक्शंस, आ जाते सरकार के अंदर, बन जाते 5 साल के लिए प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री बनना था। ऐसा इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर्स ने बोला कि हम सरकार अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, लेकिन हम कोई भी स्टेप लें, एजुटेशन, कोई भी स्टेप लें, स्ट्राइक, कोई भी स्टेप लें, धरना प्रदर्शन। अब इनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है ना, लेकिन हम जानते हैं भाई इमरजेंसी चलो ठीक है आपने लगाई भी, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट इनफ नहीं है। आपको मिलने को कोई पॉइंट नहीं मिल रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चलो। तो इंदिरा गांधी जी का और उनकी सरकार के मेंबर्स का ये बोलना था, उनके मंत्रिमंडल का ये बोलना था, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उससे डिस्ट्रैक्ट होता था अपने रूटीन टास्क के, कि हम डेवलपमेंट को इंश्योर करवाना चाह रहे हैं, हम देश को चलाना चाह रहे हैं, रोजगार क्रिएट करना चाह रहे हैं, बड़ी सारी स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह लेकर आना चाह रहे हैं, योजनाओं को बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन हमारा मेजर फोकस बहुत ज्यादा मशीनरी, मैन एंड पावर यूज होता था जब तुम धरना प्रदर्शन करते थे, सारी एनर्जीज डाइवर्ट होती थी टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इंदिरा गांधी जी ने शाह कमीशन को जो लेटर लिखा, उन्होंने बोला उसमें कि कुछ देश में ऐसी फोर्सेस थी, सबवर्सिव फोर्सेस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि उदम मचाना, शैतानी करना, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स जो थे गवर्नमेंट के, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की, डिस्ट्रक्ट करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का यूज करके वो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक रहे थे। अभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस कैसे, इन्होंने एक बात ये भी रखी थी कि जेपी ने अनाउंस कर दिया था ना एक बारी, आर्मी से रिक्वेस्ट करी थी, पुलिस से रिक्वेस्ट करी थी, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी से, कि आप इनके ऑर्डर्स का पालन मत करो। तो उन्होंने बोला भड़काऊ भाषण तो जब अपोजिशन पार्टी दे रही है, अगर यही हमारा पालन नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। आप, इन्होंने बोला, इनको तो अच्छा पॉइंट मिल गया आर्ग्यू करने के लिए, इन्होंने बोला, और इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर्स ने बोला कि आप सोच के देखिए कि अगर पुलिस वाले सच में ये वाली बात मान जाए कि उनको सरकार के ऑर्डर्स का पालन नहीं करना है, तो इसका मतलब आप तो देश में दंगे करवाना चाह रहे हो, सारे चोरों को रिहा करवाना चाह रहे हो, आप तो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो यहां पर, कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, वो तो बैठी रहेगी। आप तो सिंघम मूवी की तरह सीन करवा रहे हो कि पूरी महाराष्ट्र जो पुलिस है वो सड़कों पर आ गई, किसी सीएम के ऑर्डर का पालन नहीं करना, किसी नेता के ऑर्डर का पालन नहीं करना। आप वो पिक्चर बना रहे हो यहां पर अजय देवगन वाली। सम अदर पार्टीज लाइक सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने सपोर्ट कंटिन्यूसली करा था कांग्रेस को इमरजेंसी के टाइम पर। इनका भी ये मानना था, इट ऑल्सो बिलीव दैट देयर वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये कांग्रेस के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं देयर वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी
दूसरे देश नहीं चाहते कि हमारा लोकतंत्र अच्छे से सर्वाइव कर सके, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके बहकावे में आकर इनको पता नहीं कौन सी फंडिंग मिल रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन से एनजीओ जो है यहाँ पर चल रहे हैं, धांधलेबाजी जो कर रहे हैं, ये आरएसएस और जमायत इस्लामी जैसे संघ पता नहीं हिंदू मुसलमानों के बीच में पता नहीं क्या ही करवाना चाह रहे हैं। पूरी की पूरी एक ही इंटरनल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की मिली भगत है कि हमारी नॉर्मल पॉलिटिक्स को, सरकार को और लोकतंत्र को गिराने की साजिश है और जनता के बीच में बैर, जो क्या कहते हैं टकराव है, उस टसल को पैदा करने की साजिश है। इट बिलीव डेट इस सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए भी तो क्या गलत है, दे आर जस्टिफाइड भाई साहब। ये वाली आवाज थी कांग्रेस की, सीपीआई की, प्रधानमंत्री जी की, उनके मंत्रिमंडल की एंड सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी की। सीपीआई का यह मानना था जो एजुटेशंस जयप्रकाश नारायण जी ने लीड करे इन द बाय द मिडिल क्लासेस, दे वर अपोज टू द रेडिकल पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कि मतलब कुल मिलाकर बात ये है इस वाले पॉइंट की कि जेपी ने जो नारा दिया था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वगैरह ये सब आओ, ठीक है, और उन्होंने सरकार को हिलाकर भी रख दिया था बिहार में और गुजरात में, ठीक है। तो उनको ये लगा कि ये देखो ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं वो सरकार की स्टेबिलिटी को अलग अलग जगह पर चुनौती दे रहे थे। इमरजेंसी के बाद सीपीआई फेल्ट दैट उसकी जो असेसमेंट थी इट वाज मिस्टेकन एंड दैट इट वाज एन एरर टू हैव सपोर्टेड द इमरजेंसी। सीपीआई को अपनी गलती का एहसास हुआ और सीपीआई बोलती कि इमरजेंसी के टाइम पे हमने ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल इतना कुछ कर बैठेगा, पावर्स को इतना ज्यादा मिसयूज करा जाएगा और जनता के मौलिक अधिकारों को आग लगा दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो क्रिटिक्स थे इमरजेंसी के, दे आर्ग्यू दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर, राजनीतिक इतिहास के अंदर हमें पॉपुलर स्ट्रगल्स देखने को मिले हैं। जेपी, जयप्रकाश नारायण जी और दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स का यह मानना था कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट है, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो हमने जानबूझ के थोड़ी ना एजिटेशन करी है। पब्लिकली हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट, लेकिन हमने तो फेयर मैनर में करा, नॉन वायलेंट तरीके से करा। ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण जी ने बोला कि बिहार और गुजरात में जो एजिटेशन हुई वो पीसफुल थी और नॉन वायलेंट थी। आप बता दो जरा किसी स्टूडेंट ने कोई तोड़फोड़ करी हो या कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचाई हो। आपने जिन जिन लोगों को अरेस्ट करा इमरजेंसी के टाइम पे, कभी आज तक उनका इतिहास उठाकर देख लो, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके देख लो कि किसी भी थाने में उनके खिलाफ कभी एफआईआर वगैरह या फिर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी का उनके ऊपर कोई आरोप है कि वो नोटोरियस पर्सन्स हैं, समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन का तो मैडम साहिबा आप तब यूज करो कि जब आपको शक है। शक तो ऐसे आपको किसी पे भी हो सकता है, उसका बैकग्राउंड तो चेक करो। आपने कोई केस भी रजिस्टर्ड नहीं करा जिन लोगों को अरेस्ट करा गया था। होम मिनिस्ट्री जिसको ये टास्क दिया जाता है, विच इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, उन्होंने भी कोई कंसर्न एक्सप्रेस नहीं करा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। आप ज्यादा जानती हैं उनसे। होम मिनिस्ट्री, पुलिस प्रशासन वगैरह, उन्होंने कभी आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके जो सिचुएशन है वो बिगड़ रही है, देश में दंगों की हालत बन रही है? मतलब आप डीआईजी, डीजीपी, होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, आप मतलब इनसे ज्यादा होशियार हैं, आप ज्यादा जानती हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में। मतलब सारे डीएसपी, डीजीपी, आईपीएस ऑफिसर सब पागल थे, ये सारे आईएएस वगैरह, इनको कोई बिल्कुल भी भनक नहीं थी। आप तो रॉ एजेंसी थी, ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। अगर कुछ एडिटेशंस ने अपनी मर्यादा ओवरस्टेप कर भी दी थी, आपके पास तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, आर्मी वगैरह सब कुछ था, लेकिन ऐसी कोई भी घटना 1970 के दशक में देखने को मिली ही नहीं है उस एरा के अंदर, 1971 से लेकर 75 तक, 75 एंड 76 में, कि जहां पर आर्मी की जरूरत पड़ी हो, पुलिस की जरूरत पड़ी हो, पुलिस ने लाठीचार्ज करी हो। यह संभालना मुश्किल हो गया जनता को। और एक दो जगह पर अगर आपको ऐसा लगा था तो आपके पास रूटीनली पावर्स थी, पुलिस वगैरह को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, सीआरपीएफ के जवानों को बुलाओ, सीआईएसएफ को बुलाओ। ये सब कहां गए आपकी फोर्सेस?
देयर वॉज नो नीड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। और आपने जितनी ज्यादा ये जो ड्रेकोनियन मेजर्स का मतलब होता है दिल दहला देने वाले मेजर्स जो यूज करें इमरजेंसी के टाइम पर, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, कोई पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता। अरे जिसको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है तो आप सिर्फ इमरजेंसी का नकाब पहनकर आप किसी को ये थोड़ी ना बोल सकती कि कोर्ट नहीं जा सकता। तो बात निकल कर ये आई कि मैडम साहिबा देखो, बेवकूफ किसी और को बनाना, थ्रेट जो था ना, जो आप कह रहे हो कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री पे थ्रेट था, वो थ्रेट उस पे नहीं था, थ्रेट आप पे था, आपकी कुर्सी पर था, आपके जो मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं उन पे था। क्रिटिक्स का ये कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मिसयूज करा, कंट्री को सेव करने के लिए नहीं, अपनी पर्सनल पावर को सेव करने के लिए। कुर्सी की अगर एक भी टांग अगर टूट गई तो कुर्सी गिर जाएगी, और ये कुर्सी है प्रधानमंत्री की कुर्सी। क्या होगा वैसे तो हम अभी आगे देखेंगे, इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कांग्रेस को कोई वोट नहीं करेगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। कांग्रेस को कोई वोट नहीं करेगा, मतलब कांग्रेस हार जाएगी, कोई कुल मिलाकर बात ही है, वोट तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कांग्रेस हार जाएगी और जनता पार्टी पावर के अंदर आ जाएगी। जनता पार्टी जब पावर में आएगी तो पहले तो वो ये देखेगी कि इन्होंने करा क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और इतना कुछ जो इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर जो रायता फैलाया। तो ये एक कमीशन का गठन करेंगे, शाह कमीशन, इंक्वायरी करने के लिए कि इमरजेंसी के टाइम पर एक्सेसेस करा गया कि नहीं करा गया, ओवर स्टेप करा गया अपनी पावर को कि नहीं। तो मई 1977 की बात है, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसको हेड करा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जस्टिस जेसी शाह, टू इंक्वायर इनटू द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिगेशंस, जो कि आरोप लग रहे थे सरकार पर इमरजेंसी के टाइम पर, और कांग्रेस ने साफ तरीके से उनको खारिज कर दिया था। लेकिन अब तो जनता पार्टी पावर के अंदर है और कमीशन जो है उसको चीफ जस्टिस ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट जो रह चुके हैं, रिटायर्ड है हालांकि, जस्टिस जेसी शाह वो हेड कर रहे हैं। तो इस कमीशन से बोला गया फेयर रिपोर्ट दीजिए कि इमरजेंसी के टाइम पर जो भी एलिगेशंस हैं कि सरकार ने मिसयूज करा अपनी अथॉरिटी का, एक्सेसेस कमिट करे और माल प्रैक्टिसेस जो कमिट करी, और जो जो एक्शंस उन्होंने लिए इमरजेंसी के टाइम पर जो कि प्रोक्लेम करी गई 25-26 जून 1975 को, वो कितनी सही थी कितनी गलत थी। कमीशन ने बड़े सारे एविडेंसेस को एग्जामिन करा और बड़े सारे विटनेसेस को भी बुलाया, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी को। ठीक है, दीज इंक्लूडेड इंदिरा गांधी हु अपीयर्ड बिफोर द कमीशन बट रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वहां पर बेशरम बन के बैठी रही। भारत की सरकार ने एक्सेप्ट करा इन फाइंडिंग्स को, और जो ऑब्जर्वेशंस और जो रिकमेंडेशंस थे, 2 इंटरिम रिपोर्ट्स, टेम्पररी रिपोर्ट्स और निकाली गई, और थर्ड और जो फाइनल रिपोर्ट थी शाह कमीशन में, उसमें ये चीज बोला गया कि इन्होंने मिसयूज करा है पावर का। और इन रिपोर्टों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट उसके अंदर डाला गया, रखा गया उसके सामने, सॉरी, पेश करा गया। जब हम देखेंगे अभी जब जनता पार्टी का गठन होता है, ठीक है, कि यस इंदिरा गांधी जी ने एक्सेसेस कमिट करे थे, उनकी सरकार ने मिसयूज करा है जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको कमिटेड बनाया है, और इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी ये चीज़ सिद्ध हो गई थी कि सिर्फ उन्होंने कंट्री के नाम पे ये जो वो बोल रही है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है देश की, वो खतरे में थी। इंडिया वॉज नॉट इन डेंजर, इंदिरा वॉज इन डेंजर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।